एक्यूप्रेशर का अर्थ एवं इतिहास। एक्यूप्रेशर का अर्थ। चिकित्सा पद्धतियों में एक्यूप्रेशर चिकित्सा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में यदि देखा जाए तो मनुष्य ने सबसे पहले अपना उपचार एक्यूप्रेशर पद्धति से ही करना सीखा है। हालांकि इस पद्धति का नामकरण भले ही कालांतर में हुआ हो। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यूस प्लस प्रेशर, जिसमें एक्यूस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुई, और प्रेशर अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दबाव डालना। अर्थात सुई के समान किसी नुकीली चीज से रोग के प्रतिबिंबित केंद्र या रोग के बिंदु पर दबाव डालना। अंगुलियों या किसी तीखी चीज या वस्तु द्वारा किसी बिंदु पर उपचार देने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। शरीर में स्थित कुछ विशेष बिंदुओं पर दबाव डालने का अर्थ एक्यूप्रेशर है। यदि एक्यूप्रेशर की परिभाषा की बात करें तो एक्यूप्रेशर वह पद्धति है जिसमें पैरों, हाथों व चेहरे के कुछ खास केंद्रों पर दबाव डाला जाता है। इन केंद्रों को रेस्पॉन्स सेंटर या रिफ्लेक्स सेंटर भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें प्रतिबिंबित केंद्र कहते हैं। रोग की अवस्था में इन केंद्रों पर प्रेशर देते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है। तब वहाँ पर दबाव देने से शरीर में रोग की प्रतिक्रिया शक्ति जागती है जिससे रोग दूर होता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। इसमें हम इस उदाहरण के आधार पर भी समझ सकते हैं कि जैसे जब हम किसी स्थान पर दर्द या परेशानी होती है तो हमारा हाथ अपने आप ही उस स्थान को दबाने लगता है। उसके बाद हम कुछ राहत भी महसूस करते हैं। यदि एक्यूप्रेशर के इतिहास की बात करें तो वह निम्न प्रकार है। एक्यूप्रेशर पद्धति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस पद्धति के उद्भव एवं विकास को लेकर विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं, एक भारतीय मत तथा दूसरा चीनी मत यानी चाइना का मत। एक्यूप्रेशर का मूल स्थान भारतवर्ष है। विद्वानों का यह मत भारतीय मतानुसार है। भारतीय मतानुसार एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का उद्भव भारत में लगभग 6000 वर्ष पूर्व हो गया था। इसका स्पष्ट वर्णन भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता में प्राप्त होता है। भारतीय आयुर्वेद दर्शन के पुराने ग्रंथों में एक्यूप्रेशर के ज्ञान का वर्णन मर्म चिकित्सा के रूप में प्राप्त होता है। आयुर्वेद शास्त्र में मानव शरीर में 33 यानी 33 महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। इसी दर्शन के अनुसार भारतीय समाज में पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा शरीर के अंगों का छेदन करके हाथों, पैरों व गले के विभिन्न प्रकार के आभूषणों एवं रत्नों को धारण किया जाता था। यह बात एक्यूप्रेशर की ओर संकेत करती है। भारतीय समाज में हाथ जोड़कर प्रणाम करना, झुककर चरण स्पर्श करने की प्रथा का मूल संबंध एक्यूप्रेशर के साथ ही है। भारतीय समाज में बाल्य अवस्था से लेकर जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में एक्यूप्रेशर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जनेऊ धारण करना, कान को छेदना, आभूषणों को धारण करना आदि क्रियाएं संस्कार के रूप में की जाती हैं। भारतीय समाज की ये परंपराएं एक्यूप्रेशर के व्यापक, व्यावहारिक एवं विस्तृत रूप को प्रकट करती हैं। भारत में ऐसे प्राचीन शिलालेख भी मिलते हैं जिनमें विभिन्न एक्यूप्रेशर बिंदुओं को दर्शाया गया है। इन शिलालेखों में एक्यूप्रेशर बिंदुओं का प्रयोग केवल मनुष्यों पर ही नहीं अपितु युद्ध आदि में घायल हाथी एवं घोड़ों पर भी करते हुए दर्शाया गया है। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि भारत में एक्यूप्रेशर का प्रयोग मनुष्यों एवं पशुओं आदि पर अत्यंत व्यापक रूप में किया जाता था। आगे चलकर भारत से यह ज्ञान विदेशों में फैलने लगा। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह ज्ञान श्रीलंका, चीन एवं जापान आदि के देशों में पहुंचाया गया। इसके साथ साथ विदेशी विद्वानों ने भी भारत में आकर इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया।
इस प्रकार भारतवर्ष से इस विद्या का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ। विदेशी भूमि पर भी एक्यूप्रेशर के आश्चर्यजनक प्रभाव देखे गए। इसके बाद इस पर विचार एवं मंथन एवं वैज्ञानिक शोध अनुसंधान कार्य भी किए गए। जब विज्ञान की कसौटी पर एक्यूप्रेशर की चिकित्सा खरी उतरी, तब इन देशों द्वारा एक्यूप्रेशर चिकित्सा को एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जाने लगा तथा इस विषय पर और भी अधिक गहराई से चिंतन किया जाने लगा। भारतवर्ष से यह ज्ञान चीन देश में पहुंचने के बाद इसके लाभों से प्रभावित होकर अनेक चीनी विद्वान इस पद्धति के साथ जुड़े। इन विद्वानों द्वारा एक्यूप्रेशर को चीन देश में एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित किया गया। 20वीं सदी तक चीन ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत अधिक विकसित कर ली एवं वह वहाँ पर लोकप्रिय भी हो गई। 1970 के लगभग इस पद्धति ने चीन में पुनः प्रतिष्ठा हासिल की। चीन के चिकित्सकों ने इस पद्धति के आश्चर्यजनक प्रभाव को देखते हुए इसे व्यापक तौर पर अपनाया और इस पद्धति के लिए काफ़ी प्रयास किया। इसी कारण यह चीनी चिकित्सा पद्धति के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार चीन देश में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हुई। भारत से लंका, चीन, जापान आदि देशों में भिक्षु इस ज्ञान को लेकर गए। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ने इस ज्ञान को जापान पहुंचाया। जापान में इस विद्या को एक नया नाम शियात्सु दिया गया। एक्यूप्रेशर चिकित्सा का यह नाम जापानी भाषा के अनुसार अपना अर्थ रखता है। जापानी भाषा में उंगली को शी तथा दबाव को आत्सु कहा जाता है। इस प्रकार उंगलियों से दबाव देकर चिकित्सा करने की विद्या को शियात्सु का नाम दिया गया। इस चिकित्सा के लाभों से प्रभावित होकर जापानी विद्वान भी अधिक से अधिक संख्या में इसके साथ जुड़ते चले गए और इस प्रकार जापान में एक्यूप्रेशर चिकित्सा शियात्सु के नाम से विस्तृत एवं प्रसिद्ध होती चली गई। एक्यूप्रेशर चिकित्सा का प्रचार प्रसार यूनान, मिस्र तथा रोम आदि देशों में भी हुआ। प्रसिद्ध पश्चिमी दार्शनिक जूलियस सीजर नाड़ी रोग से पीड़ित था। तब वह गहरी मालिश अर्थात एक्यूप्रेशर के द्वारा ही स्वस्थ हुआ था, जिससे इन देशों में भी एक्यूप्रेशर चिकित्सा का प्रचार प्रसार हुआ। इन देशों के चिकित्सकों की मान्यता थी कि दबाव के साथ मालिश करने से रक्त संचार तीव्र होता है एवं रोग दूर होता है। डॉक्टर फिट्ज जेराल्ड ने, जो कि एक अमेरिकी चिकित्सक थे तथा इन्हें ही आधुनिक युग में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को उजागर करने का श्रेय जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। 70 के दशक तक अमेरिका ने एक्यूप्रेशर को वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की थी। जब सन 1971 में अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन गए तो उनके जैसे ही अनेकों साथी गए पत्रकारों के समूह में रस्टन नाम के एक संवाददाता पर कुछ घंटे बाद ही अपेंडिक्स का दर्द जेम्स रस्टन को होने लगा। समस्या और अधिक विकराल रूप धारण करने लगी। इसके लिए ऑपरेशन किया गया, किंतु ऑपरेशन के बाद भी दर्द होता रहा। ऐसी स्थिति में रस्टन उपचार के लिए एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर पद्धति का प्रयोग किया गया। इस विधि द्वारा उपचार से रस्टन को कुछ मिनटों में ही आराम हो गया और उनका दर्द दूर हो गया। इससे न केवल रस्टन वरन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी अत्यंत प्रभावित हुए। इस प्रकार यह पद्धति संपूर्ण यूरोप में फैलने लगी। इस प्रकार एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के चमत्कारिक प्रभावों एवं लाभकारी परिणामों से प्रभावित होकर अन्य देशों के चिकित्सक एवं विद्वान भी इसके साथ जुड़ने लगे। क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति दुष्प्रभावों से रहित यानी साइड इफ़ेक्ट से रहित
एवं सभी स्थानों देशों के अनुकूल भी थी। अतः इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका आदि पश्चिमी देशों के चिकित्सक एवं विद्वान भी इससे प्रभावित एवं आकर्षित होकर इससे जुड़ने लगे। इस प्रकार एक्यूप्रेशर चिकित्सा का विस्तार भारतवर्ष से संपूर्ण विश्व के धरातल पर हुआ एवं वर्तमान समय में संसार के अधिकांश देशों के चिकित्सक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का प्रयोग भिन्न भिन्न साध्य एवं पुराने रोगों के उपचार में कर रहे हैं।